खुश आमदीद। आज हम जनूबी एशिया की दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुआशी कहानियों पर बात करने वाले हैं। चले बात शुरू करते हैं एक बड़ी दिलचस्प बल्कि अजीब सी मुआशी पहेली से। सोचने की बात है ना, कि कैसे एक मुल्क जो बज़ाहिर मुआशी बहरान का शिकार है वहाँ नई सरमायाकारी की बहार आ जाए, और दूसरी तरफ उसी का पड़ोसी मुल्क जहाँ ज़बरदस्त तरक्की हो रही है उसकी करेंसी की कदर गिरती चली जाए। इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हम इन पहेलियों को देखेंगे, फिर पाकिस्तान के हैरान कुन स्टार्टअप माहौल पर नजर डालेंगे, भारत की करेंसी के उतार चढ़ाव को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ऐसे हालात में एक सरमायाकार को कैसी सोच अपनानी चाहिए, और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि बड़ी तस्वीर क्या बनती है। तो ठीक है, आइए जरा गहराई में चलते हैं। हम एक ऐसे खित्ते को देख रहे हैं जहां मकामी सतह पर मौजूद मौवाक़े और आलमी सतह की ताकतें मिलकर कुछ बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी उलझा देने वाले मौशी हालात पैदा कर रही हैं। एक तरफ है पाकिस्तान जहां संगीन माशी मुश्किलात हैं, लेकिन वहीं एक बिल्कुल नया शोबा तेजी से सरमायाकारी खींच रहा है, और दूसरी तरफ भारत है जिसकी मईशत कागजों में तो बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन इसकी करेंसी कमजोर हो रही है। तो सवाल ये है कि इस गैर यकीनी सूरत हाल में भी मौवाक़े कैसे पैदा हो रहे हैं। चलें अपनी पहली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। माहिरीन का कहना है कि इस माशी मायूसी के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, और वो है मुल्क का नया स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इतनी तेजी से बढ़ा है कि उसने सरमायाकारी का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। इस तरक्की का अंदाज़ा लगाने के लिए साल 2020 में पाकिस्तान के स्टार्टअप्स ने तकरीबन $65 मिलियन की फंडिंग हासिल की थी, और फिर सिर्फ एक साल बाद ज़रा ये नंबर देखें, ये रकम उछलकर सीधा $350 मिलियन तक पहुंच गई। मतलब ये जो तब्दीली आई है ना, इसकी रफ्तार, असल कहानी तो इसकी रफ्तार में छुपी है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसके साथ साथ एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अब इंक्यूबेशन सेंटर्स, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स, ये सब आम बोलचाल का हिस्सा बन गए हैं, और ये मिसाल इस शोबे की सलाहियत को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। सरमायाकार दरअसल एक बहुत बड़ी डिजिटल तौर पर फ़ाल आबादी पर दाव लगा रहे हैं। पिछले साल सिर्फ फूड डिलीवरी पर तकरीबन $400 मिलियन खर्च किए गए। लेकिन क्या होता है जब आलमी ताकतें मैदान में उतरती हैं? तब मजबूत से मजबूत मुकामी मईशतों को भी गैर मुतवक्का चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और यही बात हमें भारत की तरफ ले आती है। इस तज़ाद की असल वजह यहाँ है। भारत के माशी इशारे जैसे GDP ग्रोथ और महंगाई सब मजबूत हैं, लेकिन करेंसी फिर भी गिर रही है। क्यों? क्योंकि आलमी सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है। ये चार्ट पूरी कहानी साफ साफ दिखा रहा है। मुल्क में जो सरमाया आता है वो आम तौर पर GDP का 2 से 2.5% होता है, लेकिन इस साल ये गिरकर सिर्फ 0.1% रह गया है। वजह यह है कि आलमी सरमायाकार तिजारती गैर यकीनी की वजह से मोहतात हो गए हैं। तो क्या इसका मतलब है कि रुपया बिल्कुल ही डूब रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं। माहिरीन माशियात एक चीज़ देखते हैं जिसे हकीकी मौसर शरह तबादला या RER कहते हैं। इसके मुताबिक रुपए की कदर असल में होनी ही कम चाहिए थी, और अब मार्केट खुद को ठीक कर रही है। तो सबसे अहम बात यह है कि माहिरीन रुपए की इस गिरावट को मुआशी तबाही नहीं समझ रहे हैं, बल्कि इसे मार्केट की एक ज़रूरी इस्लाह के तौर पर देख रहे हैं। और वैसे भी मरकजी बैंक के पास इस्तेहकाम के लिए $700 बिलियन का एक बहुत बड़ा ज़खीरा मौजूद है। ये दोनों कहानियां हमें बताती हैं कि आज की जदीद मईशतों में आगे बढ़ने के लिए एक ख़ास सोच की ज़रूरत है, और यहीं से अमीरी जहनियत का तस्वुर सामने आता है। देखें, अमीरी जहनियत का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है मुसलसल नई चीज़ें सीखना, कारोबार करने और नए तजुर्बात से ना डरना, और समझदारी से तवील मुद्दती सरमायाकारी करना ताकि आपकी दौलत में इजाफा हो। इस जहनियत का एक बहुत अहम हिस्सा है खतरे को कम करना, यानी डाइवर्सिफिकेशन। सीधे अल्फाज में अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। चाहे आप मुख्तलिफ किस्म के असासों में सरमायाकारी कर रहे हों या फिर सिर्फ स्टॉक मार्केट में, अपनी सरमायाकारी को फैलाना ज़रूरी है। और सबसे अहम बात यह है कि वक्त के साथ चलने के लिए अपनी सलाहियतों को मुसलसल बेहतर बनाते रहना, ख़ास तौर पर डेटा, पायदारी और कम्युनिकेशन जैसे शोबों में, ताकि आप हमेशा मुत्तल्लिका रहें।
تو جب ہم ان دونوں کہانیوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بڑی تصویر یہ ہے کہ آج کی معیشتیں بہت پیچیدہ ہیں۔ پاکستان کی کہانی ہمیں اندرونی طاقت اور جدت کی اہمیت دکھاتی ہے، جبکہ بھارت کی مثال یہ واضح کرتی ہے کہ عالمی سرمایہ کے بہاؤ کا اثر کتنا گہرا اور حقیقی ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے، اس آپس میں جڑی ہوئی دنیا میں کسی ملک کی معاشی تقدیر کا فیصلہ کرنے میں ان دونوں میں سے کون سی طاقت زیادہ اہم کردار ادا کرے گی؟ اس کی اپنی اندرونی طاقت یا وہ عالمی لہریں جن پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں؟